हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी शुरू करते हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और खोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पोल पट्टी। तो आखिर इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा? तो जी देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, उसके बाद जाने करंट की एनालॉजी, फिर उसके बाद जाने करंट के फॉर्मूले के बारे में और उसके बाद जानेंगे कहानी जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर चार्जेस की यूनिट कूलाम कैसे पड़ी। मजेदार वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। तो जी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास उसका एक वैलिड रीजन है। देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी दो टर्म यूज की जाती हैं, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो ये होता है कि चार्जेस एक जगह रुके हुए हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि चार्जेस चल रहे हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के होते हुए मैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में ये कैसे कह सकता हूं कि चार्जेस अगर चलेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, स्टैटिक में चार्ज रुकेंगे और करंट में चार्जेस मूव करेंगे। अब आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो कि आखिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? तो देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और रुके हुए चार्जेस कैसे आते हैं? देखिए, जब दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उनकी सतह एक दूसरे से रगड़ा खाती हैं, और जब वो एक दूसरे से रगड़ती हैं तो उनके चार्जेस एक दूसरे की बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होना, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और जब किसी बॉडी पर चार्ज की डेंसिटी वेरी करती है तब उसका ओवरऑल चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब अगर ऐसी चार्ज बॉडी को आप छुओगे तो आपको लगेगा एक शॉक, और ऐसा अक्सर आपके साथ सर्दियों में ऊनी कपड़ों को उतारते हुए जरूर हुआ होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, आपने एक्सपीरियंस जरूर करी होगी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मूव करते हैं, तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और चार्ज डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से पैदा होने वाले करंट को हम कहेंगे स्टैटिक करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी की, और मैं आपको वो एग्जांपल देने वाला हूं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को समझाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस एनिमेशन में तीन चीजें याद रखिए। ये है एक पाइप, इसके अंदर घूम रहा है पानी और उसके पास है घूमने की एक रफ्तार। अब ये जो पानी के कण हैं, इसे आप समझिए चार्जेस, और ये पाइप आप समझिए एक मेटल कंडक्टर, और इस पानी के घूमने की रफ्तार को हम कहेंगे करंट। जैसे वाटर करंट होता है ऐसे ही इलेक्ट्रिकल करंट। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि जी रफ्तार करंट कैसे हो सकती है, हमें भी तो समझाओ। अकेले अकेले आप समझ के बैठे हो, हमें कौन बताएगा? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, अगर एक पाइप में से पानी के कण एक निश्चित समय में ज्यादा फ्लो करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा पानी का वॉल्यूम एक सिरे से दूसरे सिरे पर गया। और क्योंकि पानी जो है आपने उसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस के साथ अटैच कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा गए तो इसका मतलब ज्यादा चार्जेस गए, और एक निश्चित समय में ज्यादा चार्जेस की मूवमेंट को ही तो करंट कहा जाएगा। अगर चार्जेस ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, और अगर चार्जेस कम होंगे तो करंट कम ट्रेवल कर रहा है। सीधा सीधा सा लॉजिक है, बड़ी आसानी समझ में आएगा। हाँ जी, तो मोटा माटी मतलब ये निकला कि अगर ज्यादा स्पीड होगी तो इसका मतलब करंट हो गया ज्यादा। ठीक है जी। अगर स्पीड कम होगी तो इसका मतलब हो गया कि करंट की वैल्यू है कम। ज्यादा पानी का मतलब ज्यादा चार्जेस, और कम पानी का मतलब है कम चार्जेस। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो, चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। अब ये जो चार्ज नाम की टर्म है, ये आपका पीछा इंजीनियरिंग तक नहीं छोड़ने वाली। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो, अगर आपने 12th साइंस से करी तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर आपने 10th के बाद ही अपना मन बदल लिया कि भैया बहुत हो गई साइंस, अब हमसे ना पढ़ा जाएगा, तो कोई बात नहीं, 10th तो निकालनी ही है तो 10th के लेवल तक का समझ लो कि चार्ज है क्या चीज। तो भैया सबसे पहले चार्ज के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज होता है आपका Q, करंट होता है I,
और T होता है टाइम। ये तो हर जगह मिलेगा आपको। क्या कहूं इसकी तारीफ में, टाइम ने तो दुखी कर रखा है। ना मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं टाइम को एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकेंगे भाई आज। तो देखिए भैया, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है जी। अब अगर करंट की यूनिट निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, चार्ज की यूनिट पता कर लो। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की होती है सेकंड। तो हमारी करंट की जो एसआई यूनिट बनी वो हो गई कूलाम पर सेकंड। इसे आप कूलाम और सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। लेकिन अब आप यहां पर मेरे से सवाल कर सकते हो कि जी भैया ये बताओ, हमने तो किताबों में करंट की यूनिट एम्पियर पढ़ी है, ये कहां से आ गई? तो इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि जो आपका एम्पियर है वही आपका चार्ज पर सेकंड है, मतलब कूलाम पर सेकंड, सॉरी। अब जो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि आखिर ये यूनिट आई कहां से और हमने इसी यूनिट को क्यों सिलेक्ट किया। कहानी का समय हो गया, कुर्सी की पेटी बांध लो, मजा आने वाला है। तो भैया इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं न्यूटन चचा, बोले तो फिजिक्स के चाचा। आपकी तारीफ करने का मन तो कर रहा है पर छोड़ो, फिर कभी करेंगे। इतने सारे नियम बनाने की क्या जरूरत थी, एक दो बना के छुट्टी पाते। पर नहीं, हमें आता है तो हम सबको बताएंगे। ठीक है जी, बड़े लोग बड़ी बातें। हाँ तो भैया ग्रेविटेशन में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और वो है आपके सामने। अब इनके हिसाब से दो मासेस के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स उन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और उन दोनों मासेस की जो दूरी होगी उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो इस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये बात इन्होंने तो कह दी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा अगर ये चीज मासेस पर लग सकती है तो क्या ये चीज चार्जेस पर भी लग सकती है। सवाल जेन्युइन था और अब शुरू हुई खोजबीन। तो जी न्यूटन चचा के द्वारा दिए गए ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को इलेक्ट्रिसिटी पर लगाने की सबसे पहले कोशिश की बर्नौली काका ने। हाँ जी, तो भैया अपने बर्नौली काका ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह वो इलेक्ट्रिसिटी पर न्यूटन चचा के द्वारा दिया गया फॉर्मूला लगा पाए, पर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद आए दो तेज बुद्धि, जिसमें से एक थे जोसेफ प्रिस्ली और दूसरे थे हेनरी कैवेंडिश, जिनकी तारीफ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने नीचे लिखा हुआ है इन्होंने क्या काम किया है। आगे बढ़ते हैं। तो जी लाइट चली गई और मेन लाइट बंद हो गई और अंधेरा होने की वजह से मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो बाकी की वीडियो आपको ऐसे ही देखनी पड़ेगी। तो जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि जोसेफ प्रिस्ली और हेनरी कैवेंडिश ने जो रिसर्च करी उसके दम पर एक नए वैज्ञानिक का उदय हुआ और वो थे चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलाम। हाँ जी, यही थे वो वैज्ञानिक जिनके नाम पे चार्ज की यूनिट पड़ी है और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो इनसे पहले कोई और कर ही नहीं पाया था। इन्होंने न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला नियम चार्जेस पर अप्लाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा बदल के अप्लाई कर दिया और वो बिल्कुल फिट भी बैठ गया। अब आता है ये सवाल कि आखिर ये सब इन्होंने कैसे कर दिखाया। तो जी इन्होंने एक जुगाड़ बनाया था जिसका नाम था टॉर्जनल बैलेंस। अब इन्होंने क्या काम किया, एक रेशम के धागे को एक कांच के ट्यूब के अंदर डाल दिया और उस धागे से एक इंसुलेटर बांधकर उसके दोनों कोनों पर दो मेटल की बॉल्स लगा दी। अब मुझे याद नहीं कि वो मेटल की बॉल्स कॉपर की थी या किसी और मेटल की, लेकिन दो मेटल की बॉल्स थी, ये पक्का है। अब इन्होंने अपने जुगाड़ को एक कांच के सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया और उस कांच के सिलेंडर के ऊपर एक ढक्कन लगाकर उसमें एक छेद करके एक और बॉल को कांच की रोड के सहायता से लटका दिया। और एक और जरूरी चीज, इन्होंने अपने कांच के सिलेंडर के चारों तरफ एक मेजरिंग टेप भी लगाई थी। तो ये था इनका जुगाड़। अब जान लो इसकी वर्किंग। इन्होंने क्या काम करा, ये जो मेटल की बॉल इस कांच के ट्यूब से लटक रही है इसको बाहर निकाला, इसके बाद इसे किसी चीज के साथ रगड़ा, मान लेते हैं प्लास्टिक के पाइप के साथ रगड़ा, और फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुआ स्टैटिक चार्ज। अब क्योंकि ये बॉल चार्ज हो चुकी है इन्होंने वापस इस बॉल को वहीं लटका दिया। ऐसा करने पर जो ये रेशम के धागे से लटकी हुई बॉल थी इनमें से एक बॉल इस वाली बॉल के संपर्क में आ गई और इस बॉल ने अपना सारा चार्ज इस छोटी सी बॉल को दे दिया। इसके बाद गुलाम ने फिर से इसको बाहर निकाला और दोबारा चार्ज किया और सेम यूनिट का चार्ज दिया और दोबारा लटकाया। और क्योंकि इस बार दोनों बॉल का चार्ज सेम हो गया तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करने लगी। अब क्योंकि ये दोनों
दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगा रही हैं, तो यानी फोर्स पैदा हो गई। अब हमने क्या काम करा, इस मेजरिंग टेप में जो डिस्टेंस बॉल ने घूमा था उसको नाप लिया, वहाँ से एंगल निकाल लिया। अब क्योंकि बॉल हिली तो ये रेशम का धागा घूमा, और इस रेशम के धागे के अंदर जितना घुमाव आया उस घुमाव को पैदा करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये इन्होंने कैलकुलेट कर ली, और इन्होंने एक रिलेशन स्थापित करा। अब इसे ध्यान से देखना, ये जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, दो चार्जेस के, और ये दो चार्जेस वो चार्जेस हैं जो एक तो छोटी बॉल पे था और दूसरा वो चार्ज है जिसको हमने दोबारा रगड़ के बनाया था, और ये जो नीचे आर है ये वो दूरी है जो इन दोनों चार्जेस पर रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस मेजरिंग टेप में मेजर हुई। यहाँ से पैदा हुआ ये फॉर्मूला, है ना कमाल। अब क्योंकि ये डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी, इसीलिए चार्ल्स ऑगस्टाइन दे कूलाम को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर चार्जेस की यूनिट रख दी गई। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हो कि कूलाम से पहले चार्ज की यूनिट क्या थी, तो भाई साहब कूलाम से पहले चार्ज की यूनिट थी फ्रैंकलिन, हाँ जी, बेंजो चाचा, इन्हीं के नाम पर चार्ज की यूनिट रखी गई थी। और बेंजो चाचा की तारीफ में मैं आपसे क्या कहूँ भाई साहब, इनकी फोटो आपको हरे हरे डॉलर पर छपी हुई मिल जाएगी। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ओम्स लॉ तक खत्म करा दूंगा और उसके बीच में आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में बताऊंगा और उनसे जुड़ी हुई कहानियां भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा अरे ये क्यों हिल रहा है? देखो चचा कैसे मुस्कुरा रहे हैं जी, बच्चों का जीना हराम कर दिया।